हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो मेंस के अंदर अभी हमारे बीम के जो हमने रेक्टेंगुलर बीम कवर कर लिया, टी बीम कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस की है कि बीम्स के अंदर से आपसे थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट जो थ्योरी का बनता है, एक जो मेन क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ डिजाइन, दैट इज डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। तो जो सबसे मेजर एक मतलब पोर्शन आता है आपका कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो इसके अंदर हमें देखो, सबसे पहली बात तो आप ये कि थ्योरी क्वेश्चन जो है वो आप मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करना अगर आपके मेंस एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है उनके अंदर, और उनके अंदर मार्क्स की जो आपको प्रोबेबिलिटी है कि मार्क्स मिलने की, तो वो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो काट ही लेते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स को करना प्रेफर करना बजाय की थ्योरी के। बट अगर थ्योरी क्वेश्चंस हैं और हमें करना है तो फिर देखते हैं कि कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। जैसे डब्ल्यूएसएम और एलएसएम का डिफरेंस है बेसिकली, तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स आपको वहां पे मेंशन करने हैं। की पॉइंट्स का मतलब है कि आपको कोई ज्यादा पैराग्राफ में इनको लिखना नहीं है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेंशन करनी है। क्योंकि ज्यादा कहानी आपको लिखनी है वो मैटर नहीं करती, आपको कंटेंट कितना क्वालिटी उसके अंदर है वो चीज मैटर करती है। भले ही आपके पॉइंट छोटे हों बट उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए, वो चीज मैटर करती है आपको। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, इस तरह से आपने पार्टीशन करके दोनों को पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंशिएट किया है। पैराग्राफ बना के एक को लिख रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो चीज आपकी जितने मर्जी पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर दो, बट आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो देखो, मेथड्स हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं प्री के लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे जस्ट हमें समराइज करके सारी चीजें लिखनी है। सपोज डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म से लिख दो कि भाई इसका मतलब क्या होता है। सपोज डब्ल्यूएसएम का मतलब क्या होगा, इट इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोला जाता है। इसके दूसरे नाम क्या क्या होते हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, सेंट्रोइडल एक्सिस मेथड, ये इसके नाम है जिस इस मेथड को जो हम बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड आप ये इनके नाम के बेसिस पे हो गई, तो आपका एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। जो नहीं भी कुछ और चीज आती तो ये चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड फॉर द एक्चुअल लोड्स। डब्ल्यूएसएम मेथड में आपको पता है कि जो डिजाइनिंग की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, एक्चुअल लोड्स के बेसिस पे, ठीक है भाई, जो वर्किंग लोड्स होते हैं। और इसमें किसके लिए करते हैं हम, डिजाइन फॉर फैक्टर्ड लोड्स। ये हमारा फैक्टर किया जाता है लोड, तब मैं इसको डिजाइन करता हूं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पी लोड के लिए डिजाइन करते हैं और उसके अंदर 1.5 टाइम्स ऑफ पी, इस तरह से करते हैं हम। ये हमने यहां पे मेंशन किया है। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट अंडर एस्टिमेट्स द मटेरियल स्ट्रेंथ। डब्ल्यूएसएम जो मेथड होता है आपका, उसके अंदर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट करने का मतलब यह है कि हम उस मटेरियल के लिए जो परमिट करते हैं स्ट्रेसेस, वो कम करते हैं। मतलब वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है बट मैं उसके ऊपर कम स्ट्रेस ही अलाउ करता हूं। तो जो बच गई जो स्ट्रेंथ हमारी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, वो तो वेस्ट चली गई। तो इसका मतलब मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं कि ये मटेरियल मेरा कम स्ट्रेंथ ही दे पाएगा। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, इट यूटिलाइजेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल को फुल स्ट्रेंथ पे यूटिलाइज करते हैं। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैं उसकी मानता हूं कि हाँ ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर इसको बर्दाश्त कर सकता है, इतना बियर कर सकता है, बेसिकली उतने तक इसको लोड करवाता हूं मैं। इसको समझने के लिए आप ये भी मान सकते हो कि हम इसमें सिग्मा एस टी, सिग्मा सी बी सी, ये वैल्यूज हम लेके चलते हैं ना। तो और एलएसएम में क्या लेके चलते हैं हम, एफ सी के, एफ वाई, ये क्या होती है हमारी फेलियर स्ट्रेसेस। ये मैक्सिमम तक मैं लोड करता हूं और ये क्या है हमारी, ये क्या रहती है हमारी सिग्मा सीबीसी, एफ सी के बाय 3, तो 1/3 तक ही मैं इसको लोड करवाता हूं। और सिग्मा एस टी हमारा क्या आता है, 1.8 का फैक्टर मल्टीप्लाई करके आता है, डिवाइड करके। तो वो मतलब हमारी जो स्ट्रेसेस है वो कम रह जाती हैं उसके स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इसके अंदर। इसमें हम फेलियर पे करते हैं, इसलिए उसको फुल स्ट्रेंथ यूटिलाइज की जाती है।
ये हमारा स्ट्रेस कंट्रोल्ड मेथड होता है और ये हमारा स्ट्रेन कंट्रोल्ड मेथड होता है। ये चीज समझने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम यहां से देखते हैं। कैसे? जब WSM मेथड हमारा हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जब हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं कि ये सेक्शन हमारा अंडर रीइंफोर्स आ गया, ओवर रीइंफोर्स आ गया, उसके बाद जो हमारी कंडीशंस बनती हैं वो क्या बनती हैं? सपोज WSM की मैं बात करता हूं तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया सपोज हमारा, तो हम क्या कंडीशंस लिखते हैं? XA लेस देन XC। और यही मैं अगर LSM की बात करता हूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? XU लेस देन XU लिमिटिंग। ठीक है, ये कंडीशन सेम है। इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस बनती है हमारी, अंडर रीइंफोर्स है, इसका मतलब कौन फेल करेगा पहले? स्टील। तो इसका मतलब TA इक्वल्स टू सिग्मा ST। ये जो हमारी वैल्यूज आ जाती हैं, इनसे पता चलता है कि ये हमारी स्ट्रेस कंट्रोल्ड मेथड है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी हमारी, और CA इज लेस देन सिग्मा CBC, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो स्टील बर्दाश्त कर सकता है वो पहुंच चुकी है। मतलब फेलियर किसकी वजह से होगा? स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम रीच करने की वजह से। लेकिन यहां पे क्या होता है हमारा LSM के अंदर, यहां पे हमें पता है कि अगर सपोज ये आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, पहले कौन फेल करेगा? स्टील ही फेल करेगा। लेकिन स्टील फेल कैसे करेगा? स्ट्रेस एप्सिलॉन जो हमारी स्टील की वैल्यू होती है, मतलब स्ट्रेस इन स्टील जो रहेगी हमारी, एप्सिलॉन S जो रहेगी, वो वैल्यू हमारी क्या रहती है? ये हमारी रीच कर जाती है या ये बराबर हो जाती है किसके? 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ये इस वैल्यू को रीच कर जाती है या इसके बराबर हो जाती है, सपोज बराबर हो गई, ठीक है, या उससे बढ़ गई। तो इसके अंदर जो फेलियर होता है हमारा, ये फेलियर हमारा स्ट्रेन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने की वजह से होता है। मतलब यहां पे स्ट्रेन हमारी कंट्रोल कर रही है और यहां पे स्ट्रेस हमारी कंट्रोल कर रही है फेलियर को। वो चीज हमने यहां पे लिखा है। ठीक है भाई। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर। स्ट्रेस डायग्राम जो है हमारा लीनियर होता है। स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर। तो ये हमें पता है। स्ट्रेस डायग्राम हमारा LSM में हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये सपोज WSM इधर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा LSM। तो स्ट्रेस डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉ होता है। LSM के अंदर हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम रहता है वो कैसा रहता है? इस तरह से। यहाँ तक पैराबोलिक रहता है ये हमारा, और ये हमारा स्ट्रेट रहता है, रेक्टेंगुलर या फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा स्ट्रेट नहीं रहता, ये यहाँ पर हमारा नॉन लीनियर होता है LSM के अंदर। इसके अंदर कैसे रहता है? लीनियर। तो यही चीज हमने लिखी है कि इसके अंदर हमारा लीनियर रहता है स्ट्रेस डायग्राम, और यहाँ पर हमारा नॉन लीनियर रहता है। ये स्ट्रेन कंट्रोल्ड था और ये स्ट्रेस कंट्रोल्ड था हमारा। 6 नंबर हमारा पॉइंट है, परमिसिबल स्ट्रेसेस आर यूज्ड। परमिसिबल स्ट्रेसेस मतलब सिग्मा CBC और सिग्मा ST, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? फेलियर स्ट्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, फेलियर स्ट्रेसेस कौन से हो गए? FCK और FY। इनका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जब हम इसको डिजाइन करते हैं इन मेथड्स के लिए। 7th है हमारा अनइकोनॉमिकल मेथड। ये देखो, ये पॉइंट्स जो लास्ट के जो कुछ 2-3 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखने के लिए तो है इंपॉर्टेंट, बट आपको मेथड समझने में भी ये चीज हेल्प करेगी। कैसे? अनइकोनॉमिकल मेथड आपके कई बार ये उसमें भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनइकोनॉमिकल मेथड? अनइकोनॉमिकल ये क्यों है? क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ को कम मानता है। मैंने हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ, सपोज एग्जांपल कंक्रीट का लेते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम थी, मान ली मैंने, बर्दाश्त ज्यादा, बियर ज्यादा कर सकता है वो लोड, बट मैंने कम मानी है, उसकी स्ट्रेंथ कम मानी है, तो फिर उतना ही लोड बर्दाश्त करने के लिए ज्यादा कंक्रीट लगेगा। तो ज्यादा कंक्रीट लगेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो ज्यादा पैसा लगेगा तो इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं बन पाएगा। पैसे ज्यादा लगेंगे सेम लोड को बियर करवाने के लिए, जो कि हम कम पैसों में करवा सकते थे। तो ये अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो गया अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा मानता तो ये ऐसे ही यहां पे क्या हो गया? इकोनॉमिकल डिजाइन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ को मैं ज्यादा मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारा कंक्रीट जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही मैं लोड करवा रहा हूं। मतलब FCK स्ट्रेंथ थी, FCK तक ही लोड करवा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा CBC तक लोड करवाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए मटेरियल कम जरूरत पड़ेगी, मटेरियल कम लगेगा हमारा। तो कम लगेगा तो पैसे बचेंगे, तो डिजाइन इकोनॉमिकल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा?
बेस्ड ऑन सर्विसिबिलिटी अप्रोच। सर्विसिबिलिटी अप्रोच का मतलब ये कि जो आपके सर्विस लोड्स होते हैं, मतलब कि जो लोड आपका सर्विस के टाइम पे आएगा, रियल में जो स्ट्रक्चर बनने के बाद लोड आता है, उसके अप्रोच पे ही हमारी जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग जो है वो करी जाती है यहाँ पे, कि रियल में जो लोड आना है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको डिजाइन करते हैं। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब हम 1.5 गुना लोड के लिए उसको डिजाइन करते हैं कि अगर इतना लोड लगेगा तो, ठीक है। तो ये अगर इतना लोड लगेगा तो मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है कि अगर इतना लगेगा तब भी मेरा मटेरियल सेफ होना चाहिए, लगेगा या नहीं लगेगा वो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। यहां पे लेकिन क्या है कि जो रियल में लोड लगना है उसी के बेसिस पे हम इसको डिजाइन करते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इसको बोलते हैं कि हम किसी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से इसको डिजाइन करते हैं। ये आपका आउटडेटेड मेथड है, मतलब पुराना मेथड है, और जो आपका LSM मेथड है वो क्या है, अपडेटेड मेथड है, मतलब लेटेस्ट मेथड। लेटेस्ट नहीं कह सकते, खैर लेटेस्ट और ओल्ड मेथड नहीं है कोई भी, आपका अपडेटेड मेथड कह सकते हो कि जो आजकल यूज किया जाता है वो LSM यूज किया जाता है, और जो पहले यूज किया जाता था वो WSM मेथड था हमारा। क्लियर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। देखो यार, मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो मेन से पॉइंट्स थे वो लिख दिए, इनके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है आप एक एक करके 1 बाय 1 उनको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिखोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम के अंदर मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और कोई डायग्राम के थ्रू भी आप कोई चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम, सपोज मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर, तो ये आप यहाँ पे इसी पॉइंट के नीचे सपोज यहाँ पर ही इसका डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो इस तरह से, ताकि आपको वो जो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हो बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाए, एग्जामिनर बिल्कुल अच्छे से उस पॉइंट को समझ सके। तो आपके ऊपर है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और थ्योरी क्वेश्चन जो है इसके अंदर मोस्टली जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरी में हमारा बन सकता है वो है एक्सप्लेन द अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू WSM। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, अभी तक आया नहीं है बट अभी आ सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पार्टीशनिंग करके सभी को पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका और भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो 1 बाय 1 पॉइंट, देखो चीजें सारी समझ चुकी हैं, यहाँ पे जस्ट हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है, कैसे उन चीजों को समराइज करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें पहले अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड पार्टीशनिंग करके यहाँ पे हमने तीनों को एक सीरीज में यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद मैंने इन सभी को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बताया हुआ है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कैसा लगेगा, और यहाँ पे हम ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे स्ट्रेस डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करके आप तीनों को सेग्रीगेटली यहाँ पे बता सकते हो। स्ट्रेस डायग्राम है ये आपका, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आप लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है भाई, अदरवाइज एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि डायग्राम आपका स्ट्रेस का है या फिर स्ट्रेन का है ये। तो स्ट्रेस डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे तीनों को डिफरेंशिएट किया है, और इन तीनों के बिहेवियर को मैंने यहाँ पे बताया क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू इनको मेंशन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं इनको डायग्राम के थ्रू कि क्या इनकी डिफरेंशिएशन रहेगी हमारी। तो जब भी मैं बात करता हूं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, तो जो XA रहती है हमारी वो क्या रहती है, कम रहती है XC से, मतलब जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रहेगी वो हमारी ज्यादा रहेगी और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम रहेगी, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें ऊपर मिलेगी क्रिटिकल से। तो यहां पे ये मुझे क्या मिल रही है, XA की वैल्यू मिल रही है, ये क्या थी हमारी XC, तो ऊपर चली गई, शिफ्ट हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने स्ट्रेस डायग्राम में ये इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। और बाकी जो कंडीशंस रहती हैं हमारी वो क्या रहती है, XA लेस देन XC मैंने आपको बता दिया।
सी ए लेस देन सिग्मा सी बी सी ये रहती है अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो कौन फेल करता है सबसे पहले? स्टील। तो स्टील फेल करेगा तो कंक्रीट में क्या है? स्ट्रेंथ है अभी भी, तो ये स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की है, तो ये मैक्सिमम और आगे तक जा सकती थी, बट ये पहले ही स्टील के फेल होने से मटेरियल फेल हो गया। तो एक्स सी आपकी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है कि एक्स सी आपकी क्रिटिकल डेप्थ जो है वो यहां तक हो सकती थी, बट यहां पर ऊपर ही हमारी शिफ्ट हो गई न्यूट्रल एक्सिस उसकी मटेरियल की वजह से। ऐसे ही बैलेंस्ड सेक्शन की अगर बात करता हूं तो यहां पे मुझे क्या मिलता है भाई? एक्स ए और एक्स सी दोनों एक ही जगह पे मिलते हैं, और सी ए किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा सी बी सी के, और टी ए अपॉन एम जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो सिग्मा एस टी अपॉन एम, मतलब टी ए जो है वो सिग्मा एस टी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन हमारा यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कुछ। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होगा भाई? एक्स ए की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी एक्स सी के कंपैरेटिवली, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी क्रिटिकल डेप्थ के मुकाबले में। तो क्रिटिकल एक्सिस आपकी इतनी है और एक्चुअल नीचे चली गई, तो वो शिफ्ट हो गई। तो इसमें पहले मटेरियल कौन सा फेल करेगा? यहाँ पे ये कंक्रीट फेल करेगा, और इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर अभी स्टील में और भी स्ट्रेंथ बची हुई है, और भी उसको मैं लोड कर सकता हूं, उसके ऊपर लोडिंग करी जा सकती है। तो बेसिकली ये तीनों हमारे डिफरेंशिएशन जो है वो एक्स ए के बेसिस पे और एक्स सी के कंपैरिजन के बेसिस पे हमने यहाँ पे कर दिया। उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सी ए और टी ए की वैल्यूज जो है वो कौन सी लेस है और कौन सी इक्वल टू उनकी रिस्पेक्टिव परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज के। तो यहां से हमें रिप्रेजेंटेशन करने के बाद थोड़ा सा आइडिया मिल गया। इसके बाद हमने इसी डायग्राम की हेल्प से थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन यहाँ पे थ्योरेटिकली मेंशन भी कर दिया, जैसे कि इन दिस स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस प्रायर टू कंक्रीट, मतलब कंक्रीट से पहले इसके अंदर हमारा जो स्टील है वो पहले ही रीच कर जाएगा अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस पर, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस पर। इसके अंदर क्या है? स्टील एंड कंक्रीट बोथ रीचेस देयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर पहुंचेंगे, कोई भी पहले या बाद में नहीं पहुंचेगा। इसके अंदर क्या होगा? कंक्रीट रीचेस इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू प्रायर टू स्टील, कंक्रीट पहले पहुंच जाएगा, स्टील अभी बचा हुआ, स्टील में अभी जान बची हुई है, वो और भी लोडिंग ले सकता है। फेलियर इज ड्यू टू स्टील, स्टील के फेल होने की वजह से मटेरियल जो है वो फेल माना जाता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा? फेलियर इज ड्यू टू बोथ कंक्रीट एंड स्टील, दोनों एक साथ फेल करते हैं, इसलिए दोनों के फेल होने की वजह से ही मटेरियल जो है वो फेल करता है। इसके अंदर क्या होगा? फेलियर इज ड्यू टू कंक्रीट, कंक्रीट फेल करेगा, स्टील में भी जान थी, तो मटेरियल फेलियर किसकी वजह से माना जाएगा? कंक्रीट के फेल होने की वजह से। अब स्टील फेल कर रहा है तो कैसे फेल करेगा? डक्टाइल मटेरियल है तो फेलियर भी हमारा डक्टाइल ही दिखेगा इसके अंदर, तो डक्टाइल फेलियर हमारा यहां पे देखने को मिलेगा। बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन रहती है सब बच्चों में कि बैलेंस्ड सेक्शन में तो दोनों एक साथ फेल कर रहे हैं, तो फेलियर पैटर्न कैसा होगा? देखो मैंने आपको प्री की क्लास में भी समझाया था कि अगर एक डक्टाइल मटेरियल फेल कर रहा है और एक ब्रिटल मटेरियल फेल कर रहा है, दोनों एक साथ फेल कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कैसा? तो वो सडन फेलियर ही नजर आएगा आपको, क्योंकि कंक्रीट एकदम से टूटेगा तो वो टूटता हुआ फेलियर आपको ज्यादा परेशान करेगा, ज्यादा जल्दी नजर आएगा। तो जो फेलियर पैटर्न आप कह सकते हो जो डेंजरस रहेगा इसके अंदर, वो क्या रहेगा? ब्रिटल फेलियर। तो दोनों एक साथ फेल कर रहे हैं तो डेंजरस है आपके लिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंक्रीट भी फेल करता है, और कंक्रीट कैसे फेल करता है? सडन फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर रहता है। तो इसका जो ओवरऑल गवर्निंग क्राइटेरिया रह जाएगा पैटर्न का, तो वो कैसा रहेगा? ब्रिटल फेलियर। तो ब्रिटल फेलियर ही कहा जाता है बैलेंस सेक्शन के अंदर भी। इसमें तो कंक्रीट फेल कर रहा है पहले, तो ब्रिटल फेलियर होना ही है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया। और वार्निंग टाइम इज अवेलेबल, ये आपका क्या होता है कि जब आपका डक्टाइल फेलियर होता है तो वो धीरे धीरे खिंचने की वजह से आपका डक्टाइल फेलियर होता है। तो धीरे धीरे जब वो मैक्सिमम वैल्यूज के बाद में भी आपका खिंचता है, तो मुझे उस टाइम पे एक वार्निंग टाइम मिलता है। मतलब वार्निंग टाइम का मतलब एक मैं रिकवरी कर सकता हूं अपनी, मुझे पता चल जाता है कि मटेरियल फेल होने वाला है, तो मैं वहां से सारी चीजें वैकेट कर सकता हूं, हटा सकता हूं, जान माल की हानि जो होनी है या हो सकती है उसको मैं बचा सकता हूं। तो एक वार्निंग टाइम मुझे मिल जाता है कि ताकि मैं अपना सारा जो माल है, जो जान या माल का जो भी है हमारा, तो वो मैं बचा सकता हूं। ठीक है, तो एक वार्निंग टाइम मुझे मिल जाती है डक्टाइल फेलियर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि
कोई वार्निंग टाइम नहीं अवेलेबल होता हमारे पास। क्यों? क्योंकि एक साथ ही दोनों चीज फेल करती हैं और एक साथ ही हमारा कंक्रीट भी फेल करेगा, तो ब्रिटल फेलियर होता है, सडनली एकदम से फेल कर जाएगा, तो वार्निंग हमें नहीं मिल पाएगी। इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सेम वार्निंग टाइम नहीं मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि कंक्रीट फेल करता है, तो कंक्रीट फेल करेगा तो वो एकदम से फेल करेगा, तो वो टूटने के बाद ही हमें पता चलेगा, टूटने से पहले नहीं पता चलेगा। तो इसी पैटर्न की वजह से क्या होगा, ये हम क्या करते हैं, ये हम प्रेफर करते हैं, तो प्रेफर्ड रहता है हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें वार्निंग टाइम जो है वो मिल जाती है कि मुझे अपना सामान या जान बचाने का इनफ टाइम मिल जाता है ताकि मैं वहां से वो बिल्डिंग खाली कर सकूं, वो स्ट्रक्चर खाली कर सकूं, इसलिए प्रेफर भी किया जाएगा। यहां पे क्या रहेगा, यूज्ड इन डिजाइनिंग फॉर यूजिंग कंक्रीट एंड स्टील टू देयर मैक्सिमम। मतलब ये जो हम जनरली डिजाइन करते हैं, तो बैलेंस सेक्शन करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है ताकि कंक्रीट और स्टील दोनों को मैं मैक्सिमम वैल्यूज तक इस्तेमाल कर लूं, किसी की भी स्ट्रेंथ जो वो बचे ना। अदरवाइज फेलियर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। बट मटेरियल की स्ट्रेंथ को पूरा इस्तेमाल करने की वजह से ही मैं इसको डिजाइन करता हूं। ये चीज क्लियर। इसके अंदर क्या है कि डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ दिस। मतलब अगर ये सेक्शन मेरा आता है तो मैं इसको प्रोवाइड नहीं करता, मतलब प्रेफर तो किया ही नहीं जाता। बट अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मेरे को डिजाइन करना पड़ता है तब मैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन नहीं करता, इसकी जगह डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो है वो डिजाइन करता हूं। फिर यहां पे हमने कंडीशंस लिख ली हैं जो मैंने यहां पे आपको डिस्कस करते टाइम समझा दी थी कि इसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, XA इज लेस देन XC, C इज लेस देन सिग्मा CBC और TA सिग्मा ST पर पहुंच जाएगा। इसमें क्या रहेगा, तीनों चीजें एक साथ रहेंगी, एक बराबर रहेंगी, XA बराबर रहेगा XC के, और CA जो रहेगा सिग्मा CBC के, और TA जो होगा सिग्मा ST के। तीनों आपकी वैल्यूज जो रहेंगी सेम रहेंगी। इसके अंदर क्या रहेगा, आपका XA जो है वो XC से बड़ा रहेगा, और CA की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी सिग्मा CBC के, क्योंकि वो फेल करेगा, और TA जो है वो भी लेस रहेगा सिग्मा ST से। तो ये सारी जो वैल्यूज है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी थी, और अब यहाँ पे भी हमने थ्योरेटिकली एक पॉइंट एक्स्ट्रा हमारा बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी शो कर दी है। तो इस तरह से अगर आप बिल्कुल अच्छे से साफ साफ नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के और थ्योरेटिकली पॉइंट्स मेंशन करके इसको यहाँ पे शो करोगे तो आपको जो मार्क्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है यार इससे ज्यादा पॉइंट्स आपके नहीं बन सकते, और मैक्सिमम आपने आउटपुट दिखाया है तो उसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो आपकी बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं तो इसके अलावा कोई खास क्वेश्चंस आपके बनते नहीं है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो आपके थ्योरी के बन सकते हैं वो आपके एजम्पशंस से बन सकते हैं, ठीक है। एजम्पशंस क्या है, LSM की एजम्पशंस, WSM की सारी एजम्पशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक एजम्पशन आपको पता होनी चाहिए, एजम्पशंस पे ही क्वेश्चन बन सकता है, और मैक्सिमम WSM पे हो सकता था, LSM पे और इन सेक्शंस पे बन सकता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। एक आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि आपका डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कब प्रोवाइड किया जाता है, तो वो थोड़ी बहुत आप क्या कर सकते हो, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद या इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मैनिपुलेट करके सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे डील करना है उनके साथ में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।